हमारे साथ बेगूसराय से जुड़े हुए हैं श्री स्पर्श गुप्ता जी। स्पर्श गुप्ता जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं और अभी बेगूसराय में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मूलतः बुलंदशहर गुजरात के रहने बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्पर्श गुप्ता जी, इनकी जिंदगी की कहानी काफी प्रेरक है। मैं इनसे बातचीत करने शुरू करने से पहले इनका संक्षिप्त परिचय दे दूं, लेकिन पहले मैं श्री स्पर्श गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। सर, पूरे शिक्षा तरु परिवार की ओर से मैं कुमार रौनक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद रौनक जी। जी दर्शकों, मैं अपने मेहमान के बारे में बता दूं कि हमारे मेहमान बहुत ही अदम्य इच्छा शक्ति के धनी हैं, बहुत ही मजबूत हौसलों के मालिक हैं। हमारे स्पर्श गुप्ता जी, जब इनका जन्म हुआ था तभी से इनकी आंखों में थोड़ी परेशानी थी, कैटरेक्ट की समस्या थी। फिर बाद में 4 महीने की अवस्था में ही कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया गया। फिर कुछ लेंसेज के सहारे इनका विजन आया, लेकिन फिर आगे जाते गए और 10 साल की उम्र में इनको ग्लूकोमा की समस्या हो गई। ग्लूकोमा से इनकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई। फिर धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि इनकी दोनों आंखों की रोशनी लगभग चली गई। एक आंखों से इनको 5% का विजन वर्तमान में है, लेकिन उसके बावजूद इनकी अदम्य इच्छा शक्ति देखिए कि इन्होंने आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को, कठिन परीक्षा की, जो भारत का सर्वोच्च एग्जामिनेशन माना जाता है, उनको क्रैक किया है और आज हमारे सामने एक प्रेरणा के रूप में है। सर, एक बार फिर से आपका अभिनंदन है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं शिक्षा तरु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने मेरे को अपने इस प्लेटफॉर्म के लायक समझा, और अपने सारे श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं बिहार में जमीनी स्तर पे शिक्षा के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और काफी प्रेरणा देने वाला है। जी स्पर्श गुप्ता जी, मैं आपसे सवालों की चर्चा शुरू करूं। बहुत सारे सवाल हमारे पास दर्शकों के भी आए हैं और हमारे सवाल भी हैं, लेकिन उनसे पहले मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, जो कि आपकी प्रेरणा पर बिल्कुल सूट करता है। हमारे दर्शक जरूर सुनेंगे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। जी हाँ, हमारे स्पर्श गुप्ता जी की जो क्षमता है यही है, इन्होंने काफी जोर लगाया और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से आज इस मुकाम पर हैं। स्पर्श गुप्ता जी, हम लोग अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल, जो कि काफी दर्शकों का मिलता जुलता सवाल है, हमारे पास आया है कि आपको जी इसकी प्रेरणा कैसे आई, आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली आईएएस में आने की, जबकि आप उस समय आपका विजन बहुत हद तक खराब हो चुका था। कई आपकी जगह कई ऐसे लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है, उनकी क्षमता बिल्कुल लगती है कि क्या कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आपके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे बना रहा, आप कैसे प्रेरित होते रहे सर? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, मेरे जीवन में मेरी माताजी का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा है बचपन से ही। उन्होंने मेरे को जी हमेशा सिखाया है कि जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे जो हो गया वो हो गया, उसका हम कुछ जी नहीं कर सकते। जी एक्चुअली मैं जिस समय मेरे को ये लास्ट टाइम परेशानी हुई, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करनी है, वो उस समय एक प्राइवेट लॉ फर्म में काम करता था और 6-8 महीने से वहां पे काम कर रहा था। मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित लॉ स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल से 2015 में बीए एलएलबी ऑनर्स से पास आउट किया था जी और एक अच्छी खासी नौकरी थी मेरी। जी और लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक दिक्कत होने के कारण और मेरे को वर्क कल्चर, उस वर्क एटमॉस्फेयर कुछ खास पसंद नहीं आया। एक तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, वो जी कहीं नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये भी था कि देखिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अब आज के आप कोविड के टाइम को ही ले लीजिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो प्राइवेट सेक्टर है। जी मतलब आपके जॉब सिक्योर ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अब आप चाह रहे हैं, मैं ये कहूं कि मेरे को जो है
लोगों के लिए काम करना था। उस समय ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा ये था कि मैं अपना भविष्य एक सुरक्षित कर लूं, एक जॉब सिक्योरिटी मुझे चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मेरे को सबसे बढ़िया लगा उस सेंस में। लेकिन जैसे जैसे मैंने तैयारी करनी शुरू करी और जी, समय बीतता गया और मैंने बहुत सारा स्टडीज की, बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा और बाकी अपने कॉलेज में भी जो मैंने कानून की पढ़ाई करी उसको भी अपने जीवन में समझने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं जी, मुझे ये लगा कि ये जो हमारा फील्ड है, ये जो आईएएस का प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद ही कोई और हो। जी, इसके माध्यम से आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं और कितने ही लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, इसके जैसा कोई और प्लेटफॉर्म है ही नहीं। और जी, मतलब मुझे जो लगता है, कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है, क्योंकि बचपन से मैं नहीं मानता कि मैं बचपन से दिव्यांग था, क्योंकि मैं देख पाता था, सारे काम जी, खुद से कर पाता था। तो मैंने जी, एक एक जी, आम आदमी की जिंदगी भी जी है। और फिर जी, पिछले 5 सालों में जब मेरी दिक्कतें बढ़ती गईं, तो मैंने मैंने एक दिव्यांगजन की भी जिंदगी जी है। तो कहीं न कहीं जो एक सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, दोनों तरफ से, उसको मैं कहीं न कहीं समझ पा सकता हूँ। तो जो एक एक जी, बीच में एक गैप है, दोनों ही एबल बॉडीड और डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड, जो भी जितने भी टर्म्स आप यूज़ कर लें, जो एक जी, डिफरेंस है या एक अवेयरनेस की कमी है, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैं उसको पार कर सकता हूँ। मतलब उसके उसके जो बीच का डिफरेंस है वो मैं कम कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे जी, लगा कि आई विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर गेटिंग इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो कहीं न कहीं वो ही यस, मेरा एक इंस्पिरेशन रहा इस सर्विस में आने का। और आगे भी मेरा जी, यही एक मेन मोटो है कि भाई जितना हो सके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन और जो एक आम समाज है उसमें एक 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 अवेयरनेस, एक जागरूकता लाई जाए कि कमियां सब में होती हैं, लेकिन उसको देखने का नजरिया है जो है मेनली। हेलो। क्या चक्कर है?
हेलो। हेलो। स्पर्श सर, हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। अ, हाँ, बीच में कुछ था, मुझे आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है अभी भी। जी, अब आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रही है। ये टेक्नोलॉजी हाँ, के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम इनका कुछ नहीं कर हाँ। सकते। जी, जी। मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ, कुछ नेटवर्क की परेशानी के कारण स्पर्श जी से हमारा कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका था। हमारी बातचीत चल रही थी। स्पर्श गुप्ता जी, हमारे पास एक दूसरा सवाल जो हमारे काफ़ी दर्शकों ने भेजा है, मैं एक-एक करके नाम बताऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। कई आपको देखते हैं ऐसे लोग हैं जो दिव्यांगजन हैं, जिनको आईएएस की तैयारी की है। तो क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो इस तैयारी के दौरान किन-किन तरह के चैलेंजेस को आपको झेलना पड़ा, किन-किन तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? स्पर्श जी। देखिए आप ये तो मानेंगे ही कि जो ये सिविल सर्विस की परीक्षा है ये अपने आप में ही भारत में ही क्या दुनिया की सबसे डिफिकल्ट परीक्षाओं में से एक है। और जी, जी। ये हमारे लिए क्या और सभी के लिए एक आम इंसान के लिए भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम माना जाता है। और जी, कहीं ना कहीं हमारे लिए जो दिव्यांगजन हैं या स्पेशली दृष्टिबाधित लोग हैं जो इस परीक्षा के लिए जी, तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं इस बारे में, अ, जी, जी, काफी चीजें चेंज आई हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट किया है, उसकी वजह से काफी सारी चीजों में हम लोगों को बहुत मदद हुई है। अगर आप कहें कि पिछले जी, 15 साल पहले यही चीज सोच पाना अपने आप में ही एक नामुमकिन सी चीज होती थी। हमारे जी, सीनियर जो सर्विस में हैं उन लोगों ने बहुत कहीं ना कहीं मेहनत करी है जिसकी वजह से हमारे लिए सर्विस में आने के रास्ते खुले हैं। पहले तो ये रास्ते होते ही नहीं थे, आप ऐसे मान के चलिए। जी, जी, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच थी कि भाई आंखें नहीं हैं तो आप ये सर्विस में आप काम ही नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जी, उन चुनौतियों को पार किया है लोगों ने और कहीं ना कहीं हमारे लिए उन आयामों को खोला है, तभी हम यहाँ तक आ पाए हैं। बाकी तैयारी करते समय सबसे बड़ा चैलेंज तो वही रहता है कि आपको जो मटेरियल है वो किस तरीके से आप एक्सेस कर पाते हैं, फिर स्क्राइब के साथ आप किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं चीजों को। और देखिए हम लोगों के लिए क्या है, सारा काम सुन सुन के हम करते हैं, तो सुनने के साथ जी, साथ नोट्स ले पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो जी, आपका जो अपने ऊपर जो आपकी जो रटने की क्षमता है, बेसिकली याद रखने की क्षमता है, आपको उस पे बहुत जी, बहुत जी, ज्यादा रिलाई करना पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलेंगे कि अगर कोई एक चीज आपकी कम है तो आपके जो बाकी सेंसेस हैं वो एक तरीके से बेटर काम करने लगते हैं, तो जो चीजों की ग्रास्पिंग पावर है वो आपकी ज्यादा होती है। तो जी, सुन सुन के ही मैंने अपनी तैयारी करी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आई। क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट मैंने कमीशन के स्क्राइब के साथ दिए थे, जिसमें आपस में सामंजस्य बैठाने में काफी दिक्कत होती थी क्योंकि एग्जाम के समय ही हम लोगों का पीछे होता था। तो आपस में जी, टाइम मैनेज कर पाना, एक पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे हो और आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाए, वो सब बहुत बड़ा चैलेंज चैलेंज होता था। और क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे एग्जाम के पहले स्क्राइब ना होने के कारण, तो वो सारी दिक्कतें थी कहीं ना कहीं। और पहला अटेम्प्ट तो इसी में लग गया कि मटेरियल कौन कौन से एक्सेसिबल है, किस तरीके से उनको एक्सेसिबल किया जा सकता है जिससे कि मैं पढ़ पाऊं, और उस तरीके की चीजों को फिगर आउट करने में, और कौन कौन से कोचिंग संस्थानों से मैं मदद ले सकता हूँ, कौन कौन से हमारे फील्ड में ही संस्थान हैं जो मेरे को मटेरियल को कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में असफल रहने का कारण रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन 2 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा, और तीसरे अटेम्प्ट में मैंने उन सब चीजों पे काम किया।
जो मटेरियल मैंने एक्सेसिबल किया, अपना संस्थानों की मदद से कन्वर्ट किया इसके थ्रू, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है निर्वाणा। जी स्पर्श जी, लगता है फिर से 1-2 मिनट का फिर से इंटरव्यू हो गया हम लोगों को इस नेटवर्क के कारण। जी नेटवर्क परेशानी, काफी परेशानी हो रही है। ठीक है, आप अपनी बात जारी रखें। आप बताएं को पाने में कुछ परेशानी हो जी, उसके बारे में चर्चा हो रही थी जी। जी जी। तो निर्वाणा आईएएस एकेडमी था जहाँ पे करम सर थे, एक तरीके के मान लीजिए मेरे सिविल सर्विसेज के मेंटोर और गुरु मान लीजिए, जिन्होंने मेरे को हर कदम पे, जो तीसरा अटेम्प्ट था, मेरे को गाइड किया। और कहीं ना कहीं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से काफी अलग था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक घर का माहौल मिलता था। ऐसा नहीं कि मतलब पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन जिसे कहते हैं, आपको अगर मानसिक तौर पे कोई दिक्कत है, या क्योंकि आप मानेंगे कि ये एग्जाम की जो अवधि है वो बहुत लंबी रहती है, तो इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, आपको कई बार लगता है कि आप शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये चैलेंज सभी को रहता है। तो उस तरीके की चीजों के लिए मतलब एक मेरे को हमेशा से ही उनका सपोर्ट रहा। और बाकी फिर जो एक स्क्राइब वाला प्रॉब्लम था, तो उस वाले अटेम्प्ट में मैं पहले से प्रैक्टिस कर पाया, मॉक्स काफी सारे मैंने दिए, और इसकी वजह से मैं मेंस में बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे पाया। और कहीं ना कहीं वही कारण रहा कि ये जो 2018 वाला सिविल सर्विसेज एग्जाम था उसमें मैं पास हो पाया। क्या? हेलो? हाँ जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपकी आवाज बहुत कट रही है रौनक जी। बिल्कुल 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 क्लियर नहीं आ रही आवाज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सर, अभी सर क्या चीज? स्पर्श जी, आवाज क्लियर आ रही है स्पर्श जी हमारी? अभी थोड़ी मेरी आ बात रही सुन है, पा हाँ रहे हैं अटक आप? रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ कुछ सुन पा रहे हैं। कुछ कुछ सुन पा रहे हैं, पूरी तरह नहीं अभी? नहीं, पूरी तरह तो अभी भी नहीं आ रही सही से। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। हो सकता है नेटवर्क फिर से ठीक हो जाए हमारी तरफ से। आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि आखिरी अटेम्प्ट में यही सारी चीजें रही, और मेरे माता पिता और मेरे घर वालों का, मेरी बहन, सबका सहयोग रहा, और जो भी मेरे आसपास लोग थे। तो इसी कारण से, और बाकी जो भी मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में गलतियां करी थी, उनसे जो भी मुझे सीख मिली, उन गलतियों को ना दोहराया जाए और उन सभी को सुधारा, तो मैं ये 2018 वाला जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था उसको क्लियर कर पाया बेसिकली। जी, बहुत और आप प्रेरणात्मक है ये। आप इस परिस्थिति में भी मेहनत करने के बाद इस पर सफल किया। बहुत सारे दर्शक स्पष्ट आवाज आ रही है आपके पास? आपकी आवाज मैं अपनी बहुत बात कट रही रखूं? है रोहन, बहुत कट रही है आपकी आवाज। आवाज आवाज कट रही है ना? अभी थोड़ी नेटवर्क का अभी कुछ अभी अभी ठीक हो गई है। जी 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 जी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल करूं।
जी मैं उनके नाम और उनके मैसेजेस पढ़ता हूँ। हमारे साथ अहमदाबाद से राजू मनियार साहब जुड़ गए हैं। मैं सभी दर्शकों के सवाल बहुत सारे अच्छा रहेगा। बहुत कट रही है आपकी आवाज, बहुत कट रही, नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हैं आप। ओके ओके, एक मिनट हम मिल लेंगे और फिर से आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम्म। स्पर्श गुप्ता जी, आप अब हमारी आवाज साफ आ रही है आपके पास? हाँ, देखते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तब आएगी कि नहीं आएगी सही आवाज। हाँ, नहीं नहीं, आएगी आएगी। तो मैं अपने दर्शकों के नाम पढ़ना शुरू करता हूँ सर। जी हमारे जी, साथ बताइए। उज्जवल जायसवाल जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल जायसवाल जी ने एक और आपके लिखा है कि एवरीवन वांट्स बट वेरी फ्यू वन गेट इट, इट्स योर करेज, कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन, वी वेलकम यू इन एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ। जी, हमारे बहुत साथ बहुत आपका अभिनंदन। जी जी, हमारे साथ सुपौल से राजीव अग्रवाल जी जुड़े हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ जी सुपौल से अरुण गुप्ता जी जुड़े हैं, नंद किशोर विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल से डॉक्टर तुषार सैनी जुड़े हुए हैं, सैल्यूट ब्रो आपको बता रहे हैं, आपको सैल्यूट कर रहे हैं। और शिक्षक वंशी भगत जी सुपौल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने आपका स्वागत किया है। इन्होंने एक सवाल पूछा जी है जी सर आपसे। जी, एक छोटा सा सवाल पूछा है, इनका जवाब हम चाहते हैं आपसे। बंसी जी भगत जी जी। सुपौल से पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू एक्सेस द कॉमन पीपल फॉर देयर ग्रीवांसेस, इज इट इजी फॉर कॉमन पीपल टू मीट यू? देखिए, अभी मेरे को सर्विस ज्वाइन करे हुए 1 साल ही हुआ है, और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो जी जी अभी तो ऐसा फेज है मेरी लाइफ में कि जहाँ पे मैं सीख ही रहा हूँ। अभी जी तक मेरे को कोई इंडिपेंडेंट चार्ज मिला नहीं है, लेकिन उसी की तैयारी के तहत मैं सीख रहा हूँ। और ये तो हमारी सर्विस के लिए बहुत जरूरी रहता ही है कि हम लोगों से कनेक्टेड रहें, लोगों के साथ एक कनेक्ट बिठा सकें और उनकी ग्रीवेंसेस सुन सकें। जी तभी हम उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उन सॉल्व कर पाएंगे कहीं ना कहीं। जी जी। तो ये क्वेश्चन अगर मैं 4-5 साल बाद लूं तो ज्यादा बेटर होगा। 4-5 साल बाद फिर से आपको जोड़ते हैं सर, इस क्वेश्चन के जरूर आपको जोड़ेंगे हम लोग, आप हमारे साथ बने रहेंगे जरूर जरूर सर। आ, जी जी। एक और सवाल हमारा आया है, संगीता दीदी हमारी पूछ रही है, डॉक्टर संगीता अग्रवाल मुजफ्फरपुर से पूछ रही हैं आपसे कि जी जी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे आए हैं और आपने दिव्यांग जनों की परेशानियों का भी सामना किया है और आम जनों की परेशानियों का भी सामना किया है, जैसा भी आपने बताया भी। तो आप जी इस जी। सर्विस में आने के बाद क्या क्या, कौन सी नीति बनवाएंगे, कौन सी नीति बनाने में मदद करेंगे, या कौन सा रिफॉर्म करेंगे जो खासकर दिव्यांग जनों की जिंदगी में और सहूलियत हो और उनकी जिंदगी अच्छी हो? आपके दिमाग में क्या क्या प्लान है, आप किस तरह इसको, किस तरह की नीति को आगे बढ़ाएंगे? जी देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस पोजीशन में हम काम कर रहे हैं, अभी हम बहुत ही जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जो ग्रास रूट्स पे प्रॉब्लम है वो क्या है। मैं मानता हूं कि मैं अपने जो स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी या दिव्यांगजन कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का जो अभी 5-10 साल के जो शुरुआती 5-10 साल होते हैं, वो जी कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंटर के तौर पे होते हैं। हम बहुत ज्यादा जी कोई पॉलिसी चेंज नहीं ला सकते। लेकिन जी हाँ, ये जरूर है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू समाज में जितनी जागरूकता और जितनी सेंसिटाइजेशन अपने काम के थ्रू या अपने इन इंटरव्यूज या इस तरीके के राइटअप्स या इन सब चीजों के थ्रू जितना भी ला सकते हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि एक बदलाव लोगों की सोच में,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे, मैं मेरे को कहीं ना कहीं लगता है, देखिए, जो एक आम आम इंसान है या आम समाज है, वो ये समझता है कि वो आपकी तरफ दया भाव जरूर रखेगा, बहुत खुश होगा। जैसे मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, कोई भी आपसे मिलेगा तो बहुत ज्यादा खुश होकर मिलेगा कि बहुत अच्छा आप यहाँ तक पहुंच पाए, ये बहुत अच्छी बात है, और आप बहुत आगे जाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके की चीजें सब कोई कहता भी है और करता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बदलाव चाहिए हमें आम समाज में, कि वो हम लोगों को भी एक उस तरीके से इन्वॉल्व करें, अपने साथ में एक इंक्लूजन ला पाए, वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है। इसका एक उदाहरण मैं आपको अभी मतलब कई बार मैंने ये महसूस किया है पिछले 1.5 साल में, बल्कि पहले जी, भी। तो जी, आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं या आप किसी भी इवेंट में जाते हैं, कोई भी आपको इनवाइट करता है, तो जी, आपको जब भी उनको फेलिसिटेट करना होता है तो वो आपको क्या देंगे? किताब। जी, जबकि आप एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान को वो आप फेलिसिटेट करने जा रहे हैं, तो वो किताब जी, कैसे पढ़ पाएगा? ये एक बहुत कॉमन सेंसिकल चीज है, जो कि जी, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आम इंसान के लिए उतना सोच पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जाए और जागरूकता आए तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है। हम सर्टिफिकेट्स की बात कर लें, आजकल जी, इतनी टेक्निक्स हैं कि आप टेक्टाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या उसमें आप क्यूआर कोड डाल के उसमें ऑडियो आ सकता है, तो उस तरीके की चीजें हम क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, जिससे कि मतलब आपको अगर कोई सर्टिफिकेट या कोई ट्रॉफी अगर दी जा रही है। अब एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी था कि मेरे को एक संस्था ने बुलाया और ट्रॉफी दिया, तो वो टूटा जी। हुआ ट्रॉफी दे दिया। तो ओह अब माय गॉड! मतलब ठीक है, मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं पता चल सकता, लेकिन मेरे अभिभावक है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको तो जी, दिखता जी। है। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरीके की जो एक सोच है, कहीं ना कहीं एक जो एक एफर्ट चाहिए आम जनता की तौर तरफ से, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बदलाव में मैं जरूर अगर कंट्रीब्यूट कर पाया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। बाकी जैसे जैसे सर्विस में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं देखिए पॉलिसीज तो हैं। अब एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आया है 2016 का, उसमें काफी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। बट जी, कहीं ना कहीं उनकी भी उनके बारे में जागरूकता और उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वो एक थोड़ी सी चीजें हैं जिसको हम थोड़ा सा स्टडी करना होगा और इसके ऊपर काम करना होगा। जी, बाकी कहीं न कहीं इस बात के लिए तो मैं कहीं न कहीं खुश हूँ कि पिछले 5-7 साल में एटलीस्ट एक अवेयरनेस आई है सरकार की तरफ से भी, कि इस एरिया में भी काम करना है। और कहीं न कहीं जी, बिहार सरकार में भी मैं देख पा रहा हूँ कि हर जिले में, हर सब डिवीजन में बुनियाद केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो सामाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं। जी, और उसमें काउंसलिंग है और असिस्टिव डिवाइसेस हैं, और जो भी स्कीम्स बिहार सरकार की या फिर भारत सरकार की चल रही हैं, उनको उनके जो लाभ हैं, उनके लाभार्थियों को लाभ दिया जाए। इसकी तरफ से पूरी तरफ से कोशिश चल रही है। अभी जैसे चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल किया जाए। और हमने अभी जो बीते महीने जून में हेलेन केलर डे होता है 27 जून को, तो वहां पे भी जी, कोशिश यही करी कि हम लोगों को ये समझा पाए कि ये भी जो राइट टू वोट है, ये उनका बहुत बड़ा हक है। और कहीं ना कहीं उसको एक्सरसाइज करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी और उनको आगे आना होगा, तभी वो जी, अपनी बात रख पाएंगे और अपने हक के लिए भी लड़ पाएंगे। जी। जी, स्पर्श जी, आपने सही मार्गदर्शन किया हमारा, और संगीता दीदी आपको सुन रही होंगी, तो उनको भी अच्छा लगा होगा आपके विचारों को सुनकर। हमारे साथ कुछ जी और जी। दर्शक हैं। जी, मैं उनको भी लेना चाहता हूँ। काफ़ी देर से मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। प्रशांत नागर जी हैं, ये आपके लिए लिखते हैं, स्पर्श थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। लगता है आपके मित्र हैं या आपके परिचय के जी हैं। जी जी, जी जी जी, जी जी जी, ये अयोध्या में पोस्टेड है इस समय। और जी, 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 बहुत अच्छा समय बीता है इनके साथ पिछले 1.5 साल में, और कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट रहा है इनका, जिससे कि हम यहाँ तक आ पाए सर्विस में, ट्रेनिंग में। और काफी सुखद अनुभव रहे हैं हमारे इनके साथ।
प्रशांत नागर साहब का भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ गया से जुड़े हुए हैं अमित कुमार सिन्हा जी, वो आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे जी साथ जी मीनाक्षी मीनाक्षी अली मैडम जुड़ी हुई हैं अहमदाबाद से। इन्होंने आपके लिए एक जी। प्रश्न रखा है कि सर, हाउ डू यू डिस्क्राइब बाय चॉइस और कंपल्सन? मतलब मैं समझ नहीं पाया। इनके इनके प्रश्न का मतलब ये हो सकता है सर, हाउ डू यू डिस्क्राइब बाय चॉइस और कंपल्सन। लगता है आपकी नौकरी के बारे में सर्विस में। पूछना चाह रहे हैं जी, मेरे ख्याल से शायद इसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो यहाँ आने का चॉइस था या आपका कंपल्सन था, कुछ इस तरह का सवाल इनका है लगता है जी। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं ये मैं आई थिंक आंसर किया किया है मैंने ये आंसर। ये आ चुका है जब जी। मैंने इनिशियली स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं एक कंपल्शन था, क्योंकि मैं अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता जी था। जी लेकिन ये जी कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैंने काम किया है, अब ये मेरा चॉइस भी है, क्योंकि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो अनमैच्ड है, वो कहीं ना कहीं कहीं और है ही नहीं। जी तो आई थिंक दैट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम माय साइड। जी जी जी। हमारे साथ न्यू दिल्ली से अमित वांगर जी आपका स्वागत कर रहे हैं। वेलकम सर, वी आर प्राउड ऑफ हैविंग यू एज आवर गेस्ट। हमारे शिक्षा गुरु के जी मित्र जी, भी बहुत हैं। बहुत। शीतल जी सिन्हा जी जी पटना से, जी शीतल सिन्हा जी पटना से आपका स्वागत कर रही है। वेलकम सर, गुड इवनिंग। जी उज्जवल कुमार जायसवाल जी नई दिल्ली से आपका स्वागत कर रहे हैं और लिखते हैं कि आपके जैसे मेहनती और समर्पित लोगों की समाज को बहुत जरूरत है। इन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ऐसे। हुए हैं जी जी। एक एक सवाल हमारे दर्शक का आ रहा है सर, इस पर आपका जवाब काफी लाजमी है। ये शशांक प्रसाद जी पूर्णिया से लिख रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरा बेटा भी लेट विजन मतलब बाद में 19 साल के बाद लगभग ब्लाइंड हुआ है। क्या आगे जॉब के जी लिए ब्रेल लिपि पढ़नी होगी? मेरा बेटा 12th करने के बाद विजुअली इम्पेयर्ड हुआ है। इनका सवाल है ये, इस दौर से गुजर रहे हैं, इनका बच्चा भी लेट विजन में हुआ है। प्लीज इनका जवाब दिया जाए सर। जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और जी कहीं ना कहीं मैं इस बात से कहीं ना कहीं बहुत खुश हूं कि एटलीस्ट वो ये सोच रहे हैं कि उनके बेटे को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना जी कहीं पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे लाइफ में मेरे फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, कहीं ना कहीं समाज की बातें भी सुनी है, और अपने आसपास के जो भी आपके जानने वाले होते हैं उनकी बातें सुनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो जी ये मैं बहुत जरूरी मानता हूँ कि उनको ये मेरी सलाह रहेगी कि कभी भी अपने बेटे का जो मनोबल है वो गिरने ना दें। सबसे बड़ी जरूरी बात ये है। और जो उनका क्वेश्चन है, देखिए कहीं ना कहीं अब मैं ब्रेल लिपि नहीं जानता हूँ, क्योंकि वही लेट जी ब्लाइंड है, तो मेरे को कभी जरूरत नहीं लगी। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप मोबाइल, लैपटॉप और इस सब के थ्रू आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, जो कि जो भी आपकी स्क्रीन पे है वो उसको पढ़ के सुनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्या है ना, 100% फुल प्रूफ नहीं है, वो आपको कभी जी भी धोखा दे सकती है। तो अभी यही आज ही हम एक एक सेशन पे बात कर रहे थे, तो उसमें हमारे सभी जो दृष्टिबाधित कम्युनिटी के ऑफिसर्स हैं, उनके आपस में एक बात हो रही थी कि ब्रेल का क्या रेलेवेंस है। तो स्पेशली जैसे हमारी सर्विस में मुझे लगता है कि ब्रेल का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है, और कहीं ना कहीं मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ब्रेल सीख पाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है पढ़ने की या लिखने की, एंड आपको टेक्नोलॉजी धोखा दे देगी, आपके पास कोई लोग नहीं है पढ़ने के लिए, और काफी कॉन्फिडेंशियल काम भी आपको करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जी ब्रेल लिपि अगर सीख पाए तो बिल्कुल जी एक एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा जी मैं चाहूंगा कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आप उनको जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में दे, जिससे कि वो पढ़ पाए। क्योंकि जी ग्रेजुएशन में क्या है कि ब्रेल लिपि में आपको किताबें मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन आपके जो आजकल के डिवाइसेस हैं, बाकी संस्थान है, एनएबी है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, बाकी फिर मुजफ्फरपुर में संगीता मैडम का स्कूल है, या मतलब तो इस तरीके के संस्थानों से अगर मदद लेकर आप आगे बढ़ें
और उसका मनोबल बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कदम होगा, मैं मानता हूँ। जी जी जी। शशांक प्रसाद जी, अब उम्मीद है आप सर को सुन रहे होंगे। स्पर्श गुप्ता जी ने जो सलाह दिया है उनको मानेंगे। हमारे जैसा कि स्पर्श जी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में डॉक्टर संगीता अग्रवाल जो मैम है, उनका एक अपना स्कूल चलता है, शुभम विकलांग सेवा संस्थान। वहाँ बहुत ऐसे ही बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं और उनके यहाँ उनका रिजल्ट काफी अच्छा हो रहा है। उनके यहाँ से पढ़े हुए बच्चे काफी आगे जाकर कई जो आरआरबी में एक लॉ ऑफिसर हैं, कई लोगों ने गूगल वगैरह में भी नौकरी पाई है। तो उनके यहाँ उनका बेस इतना मजबूत है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सलाह होगी, आपके घर के बगल में है मुजफ्फरपुर, बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक बार आप वहाँ विजिट करें और आदरणीय संगीता मैम से आप मिलें। हो सकता है वो बहुत हद तक आपको आगे बढ़ने की राह बताएंगे। जी धन्यवाद शशांक प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श गुप्ता जी, हमारे साथ मुनीश कसाना जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने आपके बारे में लिखा, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, सही सुझाव है आपका। थैंक यू मुनीश कसाना जी। आपके हमारे साथ नेहा लवली गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने वेल सेड पुत्र जी आपको कहा है। अनूप मेरी ठाकुर मदर जी है। जुड़े हुए, अच्छा माता जी हैं। माता जी को बहुत बहुत प्रणाम, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी है, ये हमारा सौभाग्य है। शिक्षा थ्रू परिवार की ओर से आपको नमन है माता जी। अनूप ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, वेलकम सर कहा है आपने। प्रशांत नागर जी आपके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, लिखा है इन्होंने, स्पर्श वाज आल्सो ए डिस्ट्रिक्ट टॉपर ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग, he used to ask many questioning during training in Missouri also, he has always been intuitive, he never let his inability to see become a roadblock to his success, he is an inspiration to all, proud of your buddy। प्रशांत साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्पर्श जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रशांत साहब को? जी जी, मैं तो पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि बहुत अच्छा टाइम रहा है। और हाँ, ये क्या बोलते हैं, मैंने 2010 में डीपीएस आरकेपुरम से ऑल इंडिया टॉप किया था सीबीएसई में, स्पेशल कैटेगरी में। एंड ठीक है, वो सारी चीजें हैं। आप अपनी मेहनत करते जाइए और उसका फल आपको मिलता है कभी ना कभी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपने आप से लड़ना है। सबसे बड़ी लड़ाई आपकी अपने आप से है। कहीं ना कहीं हम कभी लोग कुछ भी कहें, आपको लोग बोलेंगे बेचारा है, कमजोर है, लेकिन अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं किसी तरीके से कम नहीं हूं और अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अपने मेहनत से, एक अपने इच्छा बल से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, मुझे जो लगता है। बाकी तो आप आपके रास्ते में कठिनाइयां आएंगी ही। एक आम आदमी के जीवन में भी कठिनाइयां रहती हैं। और आपके लिए एक एक रीजन ही काफी होता है किसी चीज को अचीव करने के लिए, ना करने के कारण तो कई हो सकते हैं। जी तो यही सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जी जी, प्रशांत नागर जी का मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने स्पर्श जी के बारे में हमें बताया और हमने इनके जीवनी में भी पढ़ा कि ये 10+2 में पीएच कैटेगरी में ऑल इंडिया टॉप इन्होंने किया और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने इन्हें सम्मानित किया था। मैं उनसे भी जुड़ा कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। स्पर्श गुप्ता जी, स्कूलिंग के टाइम में जब आपकी मतलब एक आंख की विजन ठीक थी और एक आंख की विजन गड़बड़ हो गई थी और आप जी काफी सारे आम बच्चों के साथ आपने पढ़ाई की है, तो उस समय किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? कुछ एटीट्यूडनल बैरियर, चूंकि हमारे बच्चे आजकल जो हैं, मतलब बहुत सारे लोगों में वो संवेदनशीलता पहले नहीं आ पाती है, बाद में आती है जरूरत के हिसाब से। तो आपको कहीं उस वहां पर किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो कैसे आपने ओवरकम किया उसे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये। जी मतलब मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए, बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कहीं ना कहीं इससे एक चीज और मैं, मतलब मेरे को एक कहने का मौका मिला आपके इस सवाल से कि ये बहुत जरूरी है कि जी हम पेरेंट्स भी, जो दिव्यांगजन के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जी और कहीं ना कहीं हम सभी लोग, हमको कोशिश करनी चाहिए कि लोग मेन स्ट्रीम स्कूल में ही पढ़ें बच्चे उनके। जी क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है
कि सोसाइटी में उठना बैठना आप सीख सके और आपको उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना है, उन्हीं लोगों के साथ जीना है। स्कूल में आप ये मैं आपकी बात से काफी एग्री करता हूँ कि सेंसिटिविटी लोगों में होती है और सेंसिटिविटी नहीं होती है, और इसको मैंने खुद फील किया है। आई थिंक मतलब 10th तक जो मेरा स्कूल था उसमें तो नहीं, क्योंकि मेरा बचपन पूरा वहां बीता है, तो मेरे दोस्त थे, सब लोग मुझे जानते थे और सब कुछ था। लेकिन 11th 12th में जब मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में पढ़ने गया, तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चों का जो मेरे साथी थे, उनका एटीट्यूड कह लीजिए, या मैं नहीं मानता कि वो उनकी गलती है, कहीं ना कहीं ये एक हमारे समाज के तौर पर हमारी गलती मान सकते हैं हम, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उस तरीके से हमें सेंसिटाइज ही नहीं कर पाते हैं कि अब कोई भी आके आपको अंधा बोल देगा या चश्मुद्दीन बोल देगा, इस तरीके के शब्द आपको रोजमर्रा की लाइफ में सुनने को मिल जाएंगे। एक्चुअली हम तो उस समय में पढ़े हैं जब चश्मा लगाना भी मतलब नॉर्मल नहीं होता था। आजकल के टाइम में तो बच्चों के भी मोस्ट ऑफ द बच्चों के चश्मा लग ही जाता है, तो वाला नहीं है, लेकिन मतलब इस तरीके की चीजें कि कॉलिंग नेम्स कि मतलब वो कमजोर है या वो ये है या इस नाम से, वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी जी प्लीज, जो जो हम प्लीज सर प्लीज जी प्लीज। तो जो हमारे शिक्षक भी हैं उनमें भी एक जागरूकता, और जो हमारा स्कूल है उसमें भी एक जागरूकता लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये सारी चीजों पे काम करें, और बचपन से ही बच्चों को इस तरीके की सीख दें कि आपस में सामंजस्य बैठा सकें वो। और देखिए, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता है कहीं ना कहीं, और बच्चे क्या, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और ये ही सिखाना, हमें बचपन से ही ये चीज सिखाना और हमारे समाज में ये इस बारे में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। तो अब मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ कि अब सीबीएसई बोर्ड में आपको 12वीं में 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। तो क्योंकि हम लोगों को देखने में दिक्कत है और उसकी वजह से भी आपको कुछ सहूलियतें मिलती हैं, जिससे कि आप बराबरी के स्तर पर और लोगों से compete कर पाए। तो एक फेयर प्ले फील्ड देने के लिए वो एक जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन अब उसके लिए स्कूल की जिम्मेदारी है, ये स्कूल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और इसके लिए अप्लाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद जाना पड़ा सीबीएसई इस सहूलियत को अवेल करने के लिए। और जबकि मतलब नामी गिरामी स्कूल है एंड सब कुछ है, और जब बच्चा उनके यहाँ से टॉप कर लेता है तब उनकी बात वो पूरी तरीके से सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो एक अपने उस स्टेज पे होता है जब उनको जरूरत होती है सबसे ज्यादा, तब उनकी हेल्प करें, उनके लिए आगे आए, उस तरीके से सोच पाए। ये विद्यालयों की भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों में जागरूकता लाएं, अपने बच्चों को उस तरीके की सीख दें कि वो सबको बराबरी की नजरों से देखें और सबको एक मौका दे, उनके साथ बातचीत करें और उनको समझें। एक इंसान को समझने का जो एक नजरिया है वो बहुत होना चाहिए आपका, तभी उसके बाद ही आप कुछ कह पाएंगे किसी के बारे में। जी। तो ये हमारा भी मानना है स्पर्श जी कि हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो घर में जो एजुकेशन है हमारे माँ बाप हमें देते हैं, तो हमें ये सेंसिटाइजेशन हमें मिलनी चाहिए बचपन से ही हमारे बच्चों को भी, कि भाई हम आम लोगों के साथ कैसे रहें, इन लोगों के साथ कैसा बिहेव करें, मतलब सबके साथ एक रिस्पेक्ट के साथ हम बिहेव करें, ये लोगों को हमेशा फील होते रहना चाहिए। और आपने सही कहा, जब आप टॉप किए होंगे तो स्कूल वाला आपको फोटो लगा के लोगों को बताते होंगे कि ये हमारे यहाँ से टॉप किया है, बिल्कुल सही है। और जब आपको जरूरत थी तो वो आप आगे नहीं है, आपको खुद ही आना पड़ा उस चीज को अवेल करने के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने सर।
हमारे समाज में इस तरह की काफ़ी जागरूकता की आवश्यकता है और आज इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से हम भी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप इस तरह की संवेदनशीलता अभी से दें, बचपन से दें, ताकि उनको आगे जाकर कोई तरह की परेशानी ना हो और लोगों के साथ उनका बिहेव काफ़ी अच्छा रहे। और लोग और हम जो आप जैसे लोग हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी हिम्मत से आपने इतना आगे आए हैं और आप प्रेरणा बने हैं, तो उनको उनको भी ये महसूस ना हो कि भाई हमारे बारे में लोग कैसा सोच रहे हैं। अभी आपने बताया कि काफ़ी एटीट्यूडनल बैरियर्स आपको काफ़ी सहना पड़ा होगा लोगों के बीच में। एक सवाल और आ रहा है स्पर्श जी कि आप जब अभी जैसे सरकारी नौकरी में हैं और वहाँ काफ़ी सरकारी कर्मचारियों के बीच आपका काम चल रहा है, आपके साथ बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी बैठते होंगे, उनका कैसा रवैया रहता है आपके साथ, उनका कैसा व्यवहार रहता है आपके साथ? देखिए, एक एक नॉर्मल सा सवाल है ये, मैं समझता हूँ जी जी, मामला। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आ सकती है, बट जी ये जी, इसलिए मैंने आपके खुद रखा। के नजरिए के ऊपर है। आपके जी खुद के नजरिए के ऊपर है। जी आप जी सामने वाले के सामने जैसा अपना इमेज पोर्ट्रे करेंगे, जैसा आप अपने आप को दर्शाएंगे, बिल्कुल वैसा ही वो आपको समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं सही अगर बात। आप में एक कॉन्फिडेंस है और आप कहीं ना कहीं उस तरीके से मूव कर पा रहे हैं कि आपकी कमी से आप ओवरकम किए हैं, तो लोग बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा मेरे को अभी तक कहीं भी महसूस नहीं हुआ है कि मेरे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, या लोगों ने कुछ ऐसा बोला हो जिससे मेरे को बुरा लगा हो, या उन्होंने कॉपरेट नहीं किया हो, बल्कि लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे आके बिल्कुल रिसीव करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को कहीं, पहली बात तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जब मैंने बात कही ना, आप अगर अपने आप को अलग तरीके से दिखाएंगे तो लोग आपको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर जी जी आप खुद नॉर्मल बिहेव करेंगे तो कोई आपको किसी तरीके की, इस तरीके की चीज आपको नहीं सोचेगा। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज हमें ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि हम सारी चीजों का ब्लेम आम जनता पर भी नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं। जी बिकॉज बात क्या है कि जागरूकता नहीं है। जो जी जी जिस पे बीतती है या जिसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ही समझ पाता है। तो जी कहीं ना कहीं एक आम इंसान के लिए समझ पाना कि इस व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उसके लिए दिक्कत है या क्या चैलेंजेस हैं, वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मेरे आसपास लोग रह रहे हैं, वो मेरे साथ रह के आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत मेजरली सेंसिटाइज हो रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। बिकॉज जी जी कहीं ना कहीं यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है, यही हमारा कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज वो ही हमें एक जो बदलाव जो चाहिए, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कई बार आपको लोगों को समझा पाना कि आपको कितना समझ में आता है, आप कितना देख पाते हो या किस तरीके से, लेकिन उनके लिए भी तो वो जागरूक होने का एक जरिया है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक क्या कहते हैं, नकारात्मक तरीके से नहीं देखता। ये अपने आप में जी एक बहुत सकारात्मक चीज है कि हम इस सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं और कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पा रहे हैं। और इन लोगों की जी जिंदगी में बदलाव आएगा तो ये भी अपने आगे अपने बच्चों को बताएंगे या अपने आसपास के लोगों को बताएंगे। तो ऐसे ही तो एक ट्रेन बनती है और जी धीरे जी धीरे फिर मतलब वो कारवां बढ़ता जाएगा और शायद कुछ सालों में समाज में इतना बदलाव आ जाएगा कि मतलब ये कुछ इक्का दुक्का लोग जो इंस्पिरेशन हम बोलते हैं वो एक नॉर्मल चीज हो जाएगी हमारे लिए। जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने स्पर्श गुप्ता जी। अगर हम खुद को सम्मान देते हैं तो लोग हमारा सम्मान खुद ब खुद देते हैं। बहुत ही बड़ी बात है। आपके थ्रू एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को भी शेयर करना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल ज़रूरत है आज एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की सोसाइटी में, और हर हर आदमी की मदद करने की, हर आदमी की समझ को पाने की, हर आदमी को समझने की। और जैसा कि आपने कहा कि आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार, आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है। ये भी हमारे समाज का बहुत ही खूबसूरत बदलता हुआ चेहरा है। और इसे जानकर देखकर लोगों को काफ़ी खुशी भी होगी कि आपसे लोग प्रेरित हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आप तो खुद प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपसे प्रेरित हो रहे हैं, उनके मैसेज से लग रहा है कि लोग कितने खुश हैं। मैं कुछ मैसेज को और लेना चाहता हूँ, हमारा समय थोड़ा कम है। स्पर्श जी, मधु गुप्ता जी आपको प्राउड ऑफ यू बेटा लिख रही हैं। ये रवि राजन जी हैं, भरूच गुजरात से, इन्होंने लिखा है थैंक्स सर, आप हमारी सभा में, आप हमारी
कार्यक्रम में आए। बंशी भगत जी सुपौल से लिख रहे हैं, प्राउड मोमेंट टू लर्न अ लॉट सर। अशरफ अली जी लिखते हैं, वी आर ऑनर्ड सर। और मधु गुप्ता जी कहती है, वेल सेड। और शशांक प्रसाद जी, जिन्होंने आप जिनके बच्चे के लिए आपने सलाह दी थी, वो आपको थैंक यू कह रहे हैं और उनको काफी सलाह अच्छा लगा है। ये हमारे बहुत सारे दर्शक अभी भी जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा समय कम है हमारे साथ स्पर्श जी। मैं कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना चाह जी रहा हूँ जी आपसे जी। हमारे जी जी जो हमारा कार्यक्रम है ये शिक्षा तनु, जो जिसके तहत हम बच्चों को आगे पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे जो डिप्राइव्ड हैं, जरूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग आगे लाते हैं। मैं आपके द्वारा सुनना चाह रहा हूँ, मतलब जी आप जी। क्या सलाह देंगे हमसे, इनको और हम कैसे आगे ले जाएं, कैसे हम इन बच्चों में और अच्छा कर पाएं? आप कुछ सलाह दें अपनी तरफ से स्पर्श जी। ये पहली बात तो मैं कहीं ना कहीं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इस तरह पर सोचा। और बहुत जरूरी है कि एजुकेशन में हम काम करें, शिक्षा पर काम करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो शिक्षा का महत्व है उसको हम कहीं ना जी कहीं मतलब किसी तरीके से कम नहीं कर सकते। जी शिक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके थ्रू हम समाज में जो भी चीजें करना चाहते हैं वो उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, कह सकते हैं। जो जी पहला कदम है वो शिक्षा है। और जी शिक्षा आपकी शुरू हो जाती है आपके पैदा होने के साथ ही। मैं मानता हूँ कि आपकी माता पिताजी पहले शिक्षक हैं। और कहीं ना कहीं देखिए है क्या कि एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़े बदलाव लाने की जरूरत है वो है कि हम जो नैतिकता के ऊपर काम करें, एक जी इंसान, अच्छा इंसान बनाने पर काम करें। कहीं ना कहीं वो बहुत जरूरी है। अगर आप जी अच्छे इंसान होंगे तो आप समाज में एक अपना मुकाम बना ही पाएंगे। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई या कितने नंबर आप ला पा रहे हैं, या आपने किस कोर्स में ग्रेजुएशन किया, या क्या आप किस पोजीशन पर हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सेकेंडरी हैं, वो जरूरी जी नहीं है। कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक सकारात्मक नजरिए के साथ अगर आप एक इंसान को तैयार कर सके, बिकॉज आप बच्चों को ऐसी स्टेज पे गाइड करना शुरू कर रहे हैं कि जहाँ पे वो एक, क्या बोलते हैं कि एकदम खाली स्लेट की तरह है, तो आप उसको जी जैसा बनाना चाहेंगे कि बिल्कुल वो वैसा ही बनेगा। तो जी कहीं ना कहीं उन चीजों पर कहीं ना कहीं बहुत काम करने की जरूरत है। और जी मैं तो होप करता हूँ कि जो रीसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो सरकार लाई है, कहीं ना कहीं जी मैं समझता हूँ कि वो एक बदलाव का कारण बनेगी। और जी लेकिन जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि जी पब्लिक, हमारा सरकार का रोल तो है ही है, लेकिन आप जैसे लोगों का और जो एनजीओ फील्ड में काम कर रहे हैं उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपस में मिलकर एक सामंजस्य बैठाएंगे और काम करेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो हमारे भविष्य में जनरेशन आएंगी बहुत फायदा होगा। जी स्पर्श जी। हमारे सदस्य रवि राजन जी हैं भरूच से। उन्होंने लिखा है कि आपके मूल्यवान शब्दों से शिक्षा थ्रू अपने लक्ष्य की ओर निश्चय ही अग्रसर होगा। निश्चित रूप से रवि राजन जी, हम लोग स्पर्श गुप्ता जी के सलाह को यूं तो यूं कहिए कि हमारी शुरुआत तो यूं ही चली रही है और सर की सलाह हम लोग जरूर मानेंगे। और खासकर हमारा भी ये उद्देश्य रहता है स्पर्श जी कि हम अपने बच्चों में जो नैतिकता है, नैतिक गुण है, उस पर ज्यादा जोर दें। हमने उन्हें अलग से क्लास भी जी देना जी शुरू किया है। हमारे जो टीचर हैं उनको अलग से स्कूल के अलावा अलग से समय भी देते हैं, जिसमें इस तरह के शिक्षा पर, लाइफ स्किल्स पर हमारा जोर रहता है। अभी कुछ कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, क्योंकि वो कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, बट हमारा जोर यहाँ पर है। जी जी और जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने भी हमें इस तरह गाइड किया है। स्पर्श जी, हमारे साथ एक और अरुण गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। यू आर ए ग्रेट फाइटर एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू अस। मुझे लगता है ये आपके जानने वाले हैं अरुण गुप्ता जी। फादर फादर है मेरे। पिताजी है जी। पिताजी आपका बहुत बहुत, चाचा जी बहुत बहुत आपका नमस्कार, अभिनंदन, आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके माता जी, पिताजी और आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा के इस कार्यक्रम में। ये हमारे लिए काफी जी जी ऑनर की बात है। ये हमारे लिए भी जी काफी जी ऑनर की बिल्कुल। बात है। स्पर्श जी, नहीं हमारे नहीं पास बिल्कुल। जी जी, हमारे पास अब थोड़ा समय कम रह गया है। मैं लास्ट आपसे एक संवेद, एक टिप्पणी चाहता हूं, जो आपका आज की सोसाइटी में, आज की युवाओं को, आज के पेरेंट्स को क्या संदेश है आपकी तरफ से? आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या तस्वीर देखना चाहते हैं? एक बार फिर से लास्ट में आप अपनी ओर से बता दें प्लीज।
देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि लोगों में संवेदनशीलता के साथ एक एक एटीट्यूडनल चेंज आए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी है, रूल्स हैं, कानून है, पॉलिसी है, ये सब एक जी अपनी सर। अलग जगह है। ठीक है, अब मैं एक जी उदाहरण के तौर पे एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि अब आप ये लगाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसकी कोई गाइडलाइंस है। ठीक है, अब वो कोई जी गाइडलाइंस लेके आ रहा है, या वो ब्लाइंडनेस को डिफाइन कर रहा है, दृष्टिहीन को डिफाइन कर रहा है, तो जी उसकी डेफिनेशन पूरे भारत में अप्लाई होती है कि नहीं होती है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। अब जब मैं एग्जाम लिख रहा था, तो क्योंकि भाई सिविल सर्विसेज अपने आप में ही एक बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, आपको नहीं पता कि आप क्लियर करेंगे कि नहीं होगा या क्या है, तो हमेशा बिल्कुल। एक आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना ही चाहिए। तो मैंने जी जुडिशरी का एग्जाम के लिए भी अप्लाई किया था, क्योंकि मैं BLLB ऑनर्स किया है, लॉ बैक। जी जी। जी स्पर्श जी, थोड़ी सी आवाज कट गई थी, प्लीज फिर से एक बार दोहरा दें। जी जी, तो मैं कह रहा था कि अब वो जो पॉलिसी है वो पूरे पूरे भारत में अप्लाई होती है, तो मैंने जुडिशरी के जी एग्जाम के लिए यूपी जुडिशरी में अप्लाई किया। जी तो मैं उस एग्जाम के लिए गया, और कहीं ना कहीं इतना बड़ा वो मेरे लिए खतरनाक एक्सपीरियंस था जी कि आप ये लगाइए कि वो मेरे को बोलते हैं कि स्क्राइब नहीं हम देंगे, क्योंकि उसके लिए 100% ब्लाइंड होना जरूरी है। और उस समय क्या था कि क्योंकि मेरा तभी की तभी ऑपरेशन हुआ था, तो जी। मेरा जो सर्टिफिकेट था वो 75% का था। अब अच्छा आप एक अच्छा। चीज हमें बताइए कि आप एक एक नॉर्मल इंसान के तौर पर अगर आप सोचेंगे, तो आपको जी समझ में आएगा कोई भी इंसान स्क्राइब क्यों लेना चाहेगा, अपना बिल्कुल। पेपर वो खुद लिखना क्यों नहीं चाहेगा? जब जी तक जी उसको जरूरत नहीं है, वो स्क्राइब की मांग करेगा ही नहीं। तो ये जी जी कहीं ना कहीं जो एक ब्लैक लेटर लॉ को फॉलो करने की हमारी आदत है, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटर के वर्ड्स थे कि नहीं, हमारा जो यूपी का लॉ है उसमें 100% ब्लाइंड ही कोई स्क्राइब मिलेगा। तो बताइए। ये जो एक 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 एम्पैथेटिक अप्रोच है, आपको ये समझना होगा कि कोई भी इंसान यहाँ तक कि, और ये एक्सपीरियंस मेरा अकेले का नहीं है, हम काफी सारे लोग हैं, मेरी अभी भी बात होती है एक दो लोगों से, और ये यूपी यूपी में पता नहीं, मतलब अगर इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को कोई सुन रहा है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए। बट जी जी ये कहीं ना कहीं हम एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारा फेलियर है, और जरूरी जी है कि हम इस पे काम करें कहीं ना कहीं। एक एक क्या कहते हैं, एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लाएं अपने अंदर, एक एक उस प्रवृत्ति को डेवलप करें कि पॉजिटिवली सोच पाए, उसका सॉल्यूशन जी निकालें, ना कि आप एक इंसान को रोकें। आप मतलब जी साफ तौर पे आप मेंटली हैरेस कर रहे हो इंसान को। वो एक तो आपके साथ एक दिन निकाल के वो आपका एग्जाम लिखने आया है, इतनी मेहनत करके उसने तैयारी करी है, जी एंड आप एक छोटी सी चीज की वजह से आप उसको कह दे रहे हैं कि आप खुद लिखिए अपना पेपर। अरे भाई, अगर वो खुद लिख जी। पाता तो तो कहीं ना तो कहीं क्यों वो तो आता वो आपके स्क्राइब पास? लेता जी ही नहीं। तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं ये मेरा सबसे बड़ा एक मतलब मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में ये एक बदलाव आए कि लोग खुद से आगे आए, और हम लोगों को अपने मतलब इन चीजों के लिए लड़ना ना पड़े, स्क्राइब के जी जी लिए, आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए, या कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब एक चीज आप लगाइए, अब मेरा खुद का कॉलेज है, मुझे कहते हुए भी ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि वो उन लोगों ने, अब क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो क्लैट क्योंकि हो नहीं पाए, तो अपना ही वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं एडमिशन के लिए। जी तो उसमें वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते का नोटिस दिया है अप्लाई करने के लिए, और जी उसमें फिर वो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ना उन्होंने इस के बारे में सोचा है, ना उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम के बारे में सोचा है अपनी उस नोटिफिकेशन को जारी करने में, ना उन्होंने ये जी सोचा है कि किस कहाँ कहाँ से लोग बच्चे लिख रहे होंगे एग्जाम, या क्या है, किस रूरल एरिया में उनको वो इंटरनेट एक्सेस होगा, या मॉनिटर अवेलेबल होंगे, या वो सब अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो जी कहीं ना कहीं मतलब ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको समझना होगा कि हमें ये बदलाव की जरूरत है। हम इस तरीके बिल्कुल। से सोच पाए, हम इंक्लूड कर पाए लोगों को एक एक नए भारत की तरफ, और एक इंक्लूसिव भारत की तरफ कदम बढ़ाएं। इन सब के लिए ये बहुत जरूरी है, और मैं भविष्य में यही चाहूंगा कि
इस तरीके के बदलाव आए और हमें इन तरीके की चीजों के ऊपर बात करनी ही ना पड़े कभी। जी, जी। जी, स्पर्श जी, मैं इस मंच के माध्यम से आपकी बात को फिर से एक बार रखना चाहता हूँ कि मैं तमाम उन लोगों से भी अपील करता हूँ, जो इस क्षेत्र में हैं, जो आपके कॉलेज के लोग हैं, जो भी जहाँ भी प्रशासन में हैं, उन लोगों को कम से कम इतनी तो संवेदनशीलता होनी ही चाहिए कि इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सोचना ना पड़े। कोई भी आदमी क्यों जाएगा बोलने के लिए कि हमें एक लिखने वाले की ज़रूरत है, अगर उनको लिखने की ज़रूरत होगी तो। ये बिल्कुल सही कहना है आपका। जी, हम इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने अंदर की संवेदनशीलता को हमेशा जगाए रखें और स्पर्श जी जैसे लोग जो कि हमारे समाज में प्रेरणा के लोग, प्रेरणा माने जाते हैं, उनको कभी ये महसूस नहीं हो कि हमारे जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता की इतनी गहरी कमी है। स्पर्श जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम में आए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। पूरे शिक्षा तंत्र परिवार की ओर से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामना हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जी, जी, मुलाकात जी, फिर बहुत होगी, बहुत। इसी मंच पे होगी, एक बार फिर हम लोग मिलेंगे बाद में जरूर। जी, 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 बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस मंच पे बुलाया और मेरे लिए भी एक ये बहुत ही सुखद अनुभव था और मैं लोगों तक अपनी बात कुछ पहुँचा पाया और अगर कुछ लोगों के जीवन में भी ये बातें सुनकर कुछ वो अपने आप में बदलाव ला पाएँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, आपका जरूर, जरूर। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी बातों से लोग काफ़ी प्रभावित हुए होंगे और निश्चित रूप से बदलाव ज़रूर आएगा। आप यूँ ही हमारे साथ आप अपनी जंग लड़ते रहें। आप जो कह रहे हैं कि आप अपने माध्यम से लोगों में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आपके साथ काम करते हुए लोगों में एक सेंसिटाइजेशन बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग निश्चित रूप से आपसे प्रेरित हो रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद स्पर्श जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के जी, लिए। जी, बिल्कुल। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे बेगूसराय से हमारे असिस्टेंट कलेक्टर बेगूसराय से स्पर्श गुप्ता जी। स्पर्श जी का जीवन काफी प्रेरक रहा है। आप उम्मीद करते हैं उनके साथ हमारी बातचीत आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बीच में हमारा कुछ नेटवर्क भी खराब रहा, इसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कुछ कार्यक्रम व्यवधान आए, लेकिन अंततः सब कुछ सही हो गया। आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धैर्य को धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और प्रेरक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।